as we all know that the whole world is suffering from COVID-19 and the circumstance is not good for the student. So our institution is trying to give study material for the school student. So I am here to discuss about the topic of class 8 in social science. This is a book of social science that is based on NCERT syllabus, and the contents are first part history, second geography, and third political science. So today I will discuss about the chapter first in geography. The chapter first of geography is resources, important and uses. So let's start the topic. Topic is resources, uses and important. So first of all we will discuss about the resources. What is the resources? Definition of resources. So what is the definition of resources? Resources क्या होते हैं, उनकी definition किस तरीके से वो यूज किए जाते हैं, उनका importance क्या है अपनी daily life में. So the substance that is provided by nature which satisfy our basic needs. जो भी सब्सटेंस नेचर में है और वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं और उनके बिना हमारा जो सर्वाइवल है वो इम्पॉसिबल है, एंड आर यूज्ड बाय अस इन वेरियस फॉर्म, जिनको हम अलग अलग फॉर्म में यूज करते हैं. बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज है, सबका यूज अलग अलग होगा, एंड आर यूज्ड बाय अस इन वेरियस फॉर्म. एग्जांपल है soil, water, etc. So that is the definition and example of the resources. So it is clear. Now I can once again explain the definition of resources. The substance that is provided by nature which satisfy our basic needs and are used by us in various forms. For example, land, water, soil, minerals, etc. अब नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज की वैल्यू क्या होती है, किस तरीके से, जैसे हम समझ सकते हैं कि क्या वैल्यू है रिसोर्सेज की. सो यहाँ पर जैसे है वन रिसोर्सेज माइट हैव इकोनॉमिक वैल्यू whereas अदर वन हैव एस्थेटिक और नेचुरल वैल्यू. यहाँ पर जो रिसोर्सेज है दे आर रिसोर्सेज. फर्स्ट तो है इकोनॉमिक वैल्यू एंड सेकंड है एस्थेटिक और नेचुरल वैल्यू. अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज देयर आर टू काइंड्स ऑफ वैल्यू. फर्स्ट है इकोनॉमिक वैल्यू एंड सेकंड है एस्थेटिक और नेचुरल वैल्यू. इन इकोनॉमिक वैल्यू, व्हाट इज इकोनॉमिक वैल्यू? वन रिसोर्सेज माइट हैव इकोनॉमिक वैल्यू व्हेरेas अदर वन हैव एस्थेटिक वैल्यू. यहाँ पर ये तो क्लियर है कि यहाँ पर जो रिसोर्सेज है उनकी वैल्यू है देयर आर टू काइंड्स ऑफ वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू एंड एस्थेटिक वैल्यू. लेकिन व्हाट इज इकोनॉमिक वैल्यू एंड एस्थेटिक वैल्यू? इन द इकोनॉमिक वैल्यू वेयर द नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका जो ह्यूमन बीइंग है वो यूज कर रहा है किसी भी तरीके से और अपनी जो इकोनॉमी है उसको डेवलप कर रहा है, तो वो आ जाएगी इकोनॉमिक वैल्यू में. जैसे है अब गुड सनलाइट है, जब तक तो ये अपन को मिल रही है तब तक तो वो एक क्या है, वो एस्थेटिक और नेचुरल वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक सनलाइट से जैसे जो भी अपन को लाइट वगैरह मिल रही है उससे अभी तक ह्यूमन बीइंग में डिपेंड हुआ है उसके अंदर. तो जब तक वो अपने नेचुरल फॉर्म में है, जब तक यहाँ पर किसी का इंटरफेरेंस हुआ है तब तक तो वो एस्थेटिक और नेचुरल वैल्यू में रहेगी. बट अब सनलाइट का यहाँ पर ग्रेजुअली जो ह्यूमन बीइंग्स है उन्होंने डेवलप करके यहाँ पर स्टार्ट कर दिया सोलर एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी अब यहाँ से उसने सन की लाइट को यूज करके क्या है अपनी जो इकोनॉमी है उसको जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है. जैसे इन डेली लाइफ वी कैन सी मैनी सोलर लाइट्स. सो दैट इज एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू. अब यहाँ पर एस्थेटिक और नेचुरल वैल्यू. व्हाट इज द एस्थेटिक और नेचुरल वैल्यू? इन द एस्थेटिक वैल्यू where natural resources are being natural resources where there is no interaction of human beings are called aesthetic value. For example waterfall, जब तक waterfall में किसी का भी इंटरफेयर नहीं हुआ है, जब तक वो अपने नेचुरल फॉर्म में है तब तक तो वो एस्थेटिक और नेचुरल वैल्यू में रहेगा. लेकिन अगर उसी वाटरफॉल से ह्यूमन बीइंग्स ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है तो वो ही इकोनॉमिक वैल्यू में डेवलप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेन वाटरफॉल था, जब तक किसी का भी यहाँ पर इंटरफेयर नहीं हुआ तब तक तो वो अपनी एस्थेटिक फॉर्म में था. लेकिन जैसे यहाँ पर
जो ह्यूमन बींग्स है उनकी जो इकोनॉमी है वो डेवलप्ड हो गई। जैसे ही वहाँ पर इकोनॉमी डेवलप्ड हुई तो यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, इकोनॉमिक वैल्यू के अंदर आ जाएगी। सो दैट इज द वेरी क्लियर व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द इकोनॉमिक वैल्यू एंड एस्थेटिक और नेचुरल वैल्यू। सो देयर इज एग्जांपल I will describe the all categories one by one. So the first category is on the basis of their development, actual and potential. अब development के according, अभी यहाँ पर development के according जो resources है उनको two categories में divide किया गया है। First है actual resources and second है potential resources. What is the actual resources? Those resources whose quantity is known are known as the actual resources and are presently used by us. It is this is called the actual resources. For example, petroleum, coal, minerals. अब हम लोग जानते हैं कि ये सब क्या है, अपने यहाँ पर एक लिमिटेड स्टॉक है इनका। अगर एक बार खत्म हो गया तो अपन इसको फिर वापस से रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जिनकी क्वांटिटी अपन को पता है इतनी है और प्रेजेंटली अपन उनको यूज कर रहे हैं तो वो आ जाएंगे एक्चुअल रिसोर्सेज में। ये नेम से ही यहाँ पर क्लियर हो रहा है एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल मीन्स जिसकी क्वांटिटी या फिर जो अपन को पता है कि ये अपने यहाँ पर एक लिमिटेड स्टॉक में है। तो नाम से क्लियर हो रहा है जो रिसोर्सेज whose quantity is known are called natural resources. For example, petroleum in West Asia. यहाँ पर जो पेट्रोलियम का स्टॉक है वो भी क्या है एक तरीके से लिमिटेड है और अपन को पता है कि वो कितनी क्वांटिटी के अंदर अपने यहाँ पर है। और सेकंड है डार्क सोइल ऑफ कैपिटल प्लेटू इन महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के अंदर जो सोइल है, जो डार्क सोइल है वो भी एक उसका भी एक लिमिटेड स्टॉक है और उसकी जो क्वांटिटी है वो भी अपन को पता है और प्रेजेंटली अपन इन चीज़ों को यूज कर रहे हैं। तो दैट इज क्लियर। व्हाट इज एक्चुअल रिसोर्सेज? The resources whose quantity is known are called actual resources. Example to clear it: petroleum in West Asia, dark soil of Deccan Plateau in Maharashtra. और जिनका यूज अपन आज प्रेजेंटली कर रहे हैं। अब यहाँ पर पोटेंशियल रिसोर्सेज, यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा। एक्चुअल रिसोर्सेज में तो है जिसकी क्वांटिटी अपन को पता है और पोटेंशियल रिसोर्सेज में द रिसोर्सेज whose quantity is not known are called पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब जिसकी क्वांटिटी अपन को पता नहीं है अपने यहाँ पर कितनी है कितनी नहीं है और यहाँ पर क्या है इसको अपन फ्यूचर में इसको यूज कर सकते हैं। एग्जांपल है यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख। अभी उसका यूज यहाँ पर अपन प्रेजेंट में एक्चुअल रिसोर्सेज है उसका तो यूज कर रहे हैं, लेकिन जो पोटेंशियल रिसोर्सेज है उसकी पॉसिबिलिटी है कि अपन अगर एक बार ये खत्म हो गए तो उनका यूज अपन फ्यूचर में कर सकते हैं। जैसे यूरेनियम है जो कि लद्दाख में बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर अभी यूरेनियम का कोई यूज या फिर कोई स्टार्टेड नहीं हुआ है, उसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है। जैसे ही वो डेवलप होगी तो यहाँ पर फ्यूचर में भी उसका यूरेनियम है उसका यूज करना वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज फॉर द पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर जो डिफरेंसेस है वो बिल्कुल क्लियर है। एक्चुअल रिसोर्सेज में जो क्वांटिटी है वो अपन को पता होती है, लेकिन पोटेंशियल रिसोर्सेज में जो क्वांटिटी है वो अभी अपन को नहीं पता है। और सेकंड डिफरेंस इज इसका यूज जो एक्चुअल रिसोर्सेज है उनका यूज अपन प्रेजेंटली कर रहे हैं, लेकिन जो पोटेंशियल रिसोर्सेज है वो अभी उनका यूज नहीं कर रहे हैं, उनका यूज पॉसिबल है फ्यूचर में हो सकता है। तो दिस इज द एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। नाउ वी आर अब नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑरिजिन। अब ऑरिजिन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बायोटिक और अबायोटिक है। आई विल एक्सप्लेन द बायोटिक अबायोटिक। नाउ आई विल एक्सप्लेन द सेकंड टर्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक। अब यहाँ पर व्हाट इज द बायोटिक एंड व्हाट इज द अबायोटिक रिसोर्सेज? इन द बायोटिक resources all the resources which are obtained from living organism are biotic resources. For example, plants अपन बहुत कुछ अर्न करते हैं, मतलब कि जिनका ऑब्टेन करते हैं लाइक फूड, वेजिटेबल, फ्रूट्स, बहुत सारी चीज़ें जिनको अपन डेली रूटीन में यूज करते हैं। फिश एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें हैं जो अपन को लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनसे प्रोवाइड होती है। तो बेसिकली द डेफिनेशन इज बायोटिक रिसोर्सेज all the resources which are obtained from living organisms are biotic resources.
जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी चीज़ें हैं जो अपन को लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हो रही हैं, वो सब चीज़ें आ जाएंगी बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर। एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल है प्लांट फ्रॉम वी गेट वी ऑब्टेन फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिश, अदर एनिमल प्रोडक्ट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन ऑब्टेन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अभी यहाँ पर अबायोटिक रिसोर्सेज, इसमें यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा क्योंकि दोनों में ही डिफरेंसेस चल रहे हैं। अब यहाँ पर अबायोटिक रिसोर्सेज में आ जाएगा ऑल द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल लैंड, वाटर, एयर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जो भी चीज़ें जो अपन को नॉन लिविंग बीइंग से नहीं मिल रही हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं मिल रही हैं, वो सब चीज़ें आ जाएंगी अबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर। तो that is a very clear differences between them. In the biotic resources, all the resources which we get from the living organism, and in the biotic resources, all the resources which we get from non-living being. जब हमको non-living being से नहीं मिल रही वो सब चीजें, बहुत सारी चीजें, land, water, air, minerals, etc. अब now I will explain the third term. On the basis of their renewability, इसके अकॉर्डिंग जो कैटेगरीज है वो है renewable and non renewable resources. In the renewable resources, the resources which we get renewed, वो सब resources जिनको अपन वापस renew कर सकते हैं वो सब हो जाएंगे renewable resources के अंदर, like solar energy, wind, heat, etc. अब यहाँ पर that is a very easy concept, renewable और non renewable. रिन्यूएबल में वो सब चीज़ें जिनको अपन वापस रिन्यू कर सकते हैं, अगर एक बार वो खत्म भी हो गई तो अपन उसको वापस रिन्यू करके यूज कर सकते हैं। तो ये सब तो आ जाएंगे रिन्यूएबल में। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच वी कैन नॉट गेट रिन्यूड, जिनको अपन वापस रिन्यूड नहीं कर सकते हैं, और ये सब जो है वो लिमिटेड स्टॉक में है अपने यहाँ पर। सो फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, मिनरल एक्सेट्रा, अगर ये सब एक बार खत्म हो गए तो इनको रिन्यू करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये अपने यहाँ पर लिमिटेड स्टॉक में, और जो रिन्यूएबल है जिनको अपन वापस रिन्यू कर सकते हैं वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड में सोलर एनर्जी, इसको प्रोड्यूस करने के लिए अपन को जो सनलाइट है वो चाहिए होगी, तो यहाँ पर अनलिमिटेड है। विंड मिल्स है, विंड एनर्जी है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ वी नीड है विंड। तो ऑब्वियसली दैट इज द नेचुरल रिसोर्सेज एंड व्हिच वी कैन गेट रिन्यूड इजीली। सो दैट इज द डिफरेंसेस बिटवीन देम। Now, on the basis of their distribution के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कैटेगरीज है वो है localized और ubiquitous. अब localized के अंदर, in the localized resources where the all resources are found in a specific region. It means अब ये जरूरी नहीं है कि जो हर मिनरल से वो सभी जगह पर हो, वहाँ का ये डिपेंड करता है इनके फिजिकल स्ट्रक्चर पर। यहाँ पर फिजिकल स्ट्रक्चर जिस जगह का जैसा होगा वहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो मेनली वहीं पर मिलेंगे। एक स्पेसिफिक एरिया होता है, जैसे अब यहाँ पर यूरेनियम है वो मोस्टली लद्दाख के अंदर मिलता है, तो यहाँ पर जो उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर है वो यूरेनियम के लिए बेटर है, इसलिए वो चीज़ वहाँ पर मिलती है। तो लोकलाइज में तो ये हो गया द रिसोर्सेज आर फाउंड इन ए स्पेसिफिक रीजन, फॉर एग्जाम्पल कोल, आयरन, मिनरल्स, ऑयल एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है यूबिक्विटस। इसके अंदर क्या होता है, जो भी रिसोर्सेज हैं वो सभी जगह पर मिलते हैं, और इसमें क्या होता है जो रिसोर्सेज हैं वो स्पेशली एक ही जगह पर मिलते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो ये जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सभी जगह पर मिले। और यूबिक्विटस इसका मीन्स होता है एवरीवेयर। तो इसके लिए ये पता चल रहा है कि जो रिसोर्सेज हैं वो सभी जगह पर मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा। ना अभी अपन ने जितनी भी कैटेगरीज पढ़ी थी, जितनी भी रीड की थी, वो सब थी नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरीज थी वो सब जो भी अपन ने रीड की। अब यहाँ जैसे नेचुरल रिसोर्सेज की 3 कैटेगरीज थी। फर्स्ट तो थी नेचर रिसोर्सेज, सेकेंड थी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और फिर थर्ड है ह्यूमन। तो यहाँ पर अब सेकेंड कैटेगरी है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। The human made resources, all the natural substance become a resource when humans being change their original form with skill and
डेवलपमेंट। अब यहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग है वो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ अपनी जो स्किल्स है, टेक्नोलॉजी है, उसको यूज करके वो खुद के यूज के लिए वो चीज मिनरल्स को बना रहा है, तो वो सब आ जाएंगे ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर। ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पर जो रिसोर्सेज है नेचर में अवेलेबल, उनमें से उन्होंने अपनी जो स्किल्स और जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके उसको डेवलप कर लिया है, यूज करने के लिए। तो ये सब जितनी भी चीजें वो सब हो जाएगी ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आयरन और बिकम आयरन। अब यहाँ पर जब तक आयरन, जैसे जहाँ पर आयरन है, जब तक उसको फिल्टर नहीं किया गया, जब तक वो वहीं पर है, जब तक वो आयरन और रहेगा। लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद, उसकी फिल्ट्रेशन करने के बाद वो जो आयरन और है वो आयरन बच जाएगा, तो उसका अपन यूज फिर कर सकते हैं। तो ये जो है ह्यूमन रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर क्या होगा, अब यहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उन्होंने अपनी स्किल्स, ये भी सेम अप्रोच ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की तरह, बस यहाँ पे थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर यूज स्किल एंड टेक्नोलॉजी एंड लेबर टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज। अब यहाँ पर एक रिसोर्सेज को यूज करने के लिए ह्यूमन बीइंग ने अपना लेबर, अपना हार्ड वर्क, अपनी स्किल टेक्नोलॉजी को प्लस करके जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो बनाए हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी, विंड मिल, ये सब ह्यूमन रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्यों जरूरी है? We all know that all the natural resources are in a limited form. सारे जितने भी रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, वो सब एक लिमिटेड स्टॉक है उनका। If they are finished, we cannot get renewed again. And सब जानते हैं कि अगर एक बार खत्म हो गए तो इनको वापस रिन्यू करना इम्पॉसिबल है। और अगर ये रिन्यू नहीं हो पाएंगे तो अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो इनके ऊपर ही बेस्ड है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, उनको चलाने के लिए अगर वो डेली जो फ्यूल्स वगैरह है वो चाहिए होता है। अब यहाँ पर अगर वो एक बार फिनिश हो गए तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी है तो भी क्या है, हमेशा के लिए ही बंद हो जाएगी या फिर इनको खतरा हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन जो एक्टिविटी है उसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। अब क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स को भी ग्रो होने के लिए सोइल चाहिए। अगर यहाँ सब मिसयूज हो गया तो एक तरीके से जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हैं उन सबका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा अपनी डेली लाइफ में। अब नेक्स्ट है सब्सटेंस डेवलपमेंट। सब्सटेंस डेवलपमेंट क्या होता है? जितने भी एबल अपने यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको अपन ने अच्छी तरीके से यूज़ किया, उनका मिसयूज नहीं करके एक तरीके से बैलेंस बनाया उनके साथ। When we balance the use of resources with availability and also conserve them for future generation, जितने भी रिसोर्सेज अभी अपने यहाँ पर हैं उनके साथ बैलेंस करके और उनको कंजर्व नेक्स्ट जनरेशन के लिए कंजर्व किया, तो वो डेवलपमेंट रहेगा सब्सटेंस डेवलपमेंट के अंदर। और ये किस तरीके से पॉसिबल है? अपन एक प्रोसेस जानते हैं, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। रिड्यूस कैसे होता है, रिसाइकल कैसे होता है और रीयूज कैसे होता है, ये तीनों टॉपिक आपने पहले भी बहुत बार रीड किए होंगे, बट यहाँ पर फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। रिड्यूस, इन द रिड्यूस सेशन वी कैन यूज मैनी थिंग्स एक्सटेंड। जैसे अभी अपन को रिड्यूस में कोई भी चीज़ यूज करनी है, अगर उसमें कोई चीज़ जैसे अपन को कहीं जाना है, in the reduced form use things in a limited way। जितने भी थिंग्स हैं उनको जैसे उसका अच्छा यूज कर सकते हैं, लाइक और न्यूज़पेपर मैगजीन्स के अंदर रिसाइकल इनटू पेपर। और यहाँ पर जैसे जो और न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं उनका बहुत अच्छे से आर्ट एंड क्राफ्ट भी बनाया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनको वापस अपन रिसाइकल करके कुछ अच्छी चीज़ें भी बना सकते हैं। और नेक्स्ट है रीयूज। अब यहाँ पर यूज, एक चीज़ का यूज होने के बाद में अपन उसको क्या है फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे डेली लाइफ में अपन पॉलिथीन से इनको यूज करते हैं। जैसे मार्केट से वेजिटेबल मार्केट अपन गए, वहाँ से अपन ने कुछ वेजिटेबल्स वगैरह परचेज की, परचेज करने के बाद में घर आए, वेजिटेबल्स वगैरह जो पॉलिथीन थी वो अपन ने फेंक दी। इससे क्या हो रहा है, एक तरीके से एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी हो रहा है और जो वेस्टेज भी हो रहा है। तो इसकी पॉलिथीन बैग की जगह अगर अपन पेपर बैग या क्लॉथ बैग यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या है, उसी बैग का अपन वापस यूज कर सकते हैं। सो पेपर बैग एंड क्लॉथ बैग शुड बी यूज सो दैट वी डोंट नीड
back again. इसका यूज करेंगे तो अपन को वापस जो बैग है उसका यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So today importance. Now I completed this chapter. Now your homework is today you have to fill your exercise and read chapter very well. So or if you have any queries, any issues, so you can ask me. So that is enough for today.